जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार टारगेट ऑन से। मैं अविनाश पाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप अपनी आगामी परीक्षा के लिए खुद को लगातार मजबूत कर रहे होंगे। आपको पता है मेरी और आपकी लगातार मुलाकात चैनल के माध्यम से होती रहती है और हम लोग इतिहास और संविधान के विषय पे नए नए तथ्यों में बहुत सारगर्भित चर्चा करते रहते हैं। हम लोग अपनी उसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे आज। और आज हम लोग संविधान के एक ऐसे महत्वपूर्ण पद के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो न केवल चर्चा का विषय बना रहता है बल्कि भारत देश की विभिन्न परीक्षाओं यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा आप देख के समझ पा रहे होंगे, आज हम चर्चा करने वाले राष्ट्रपति के बारे में। मैं आज की इस क्लास में आपको राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 यहाँ तक की पूरी जानकारी हम लोग कंपाइल करने का काम करेंगे और राष्ट्रपति से बनने वाले सारे प्रश्नों को आप करने में सक्षम हो जाएंगे। अगर क्लास लंबी हुई तो क्लास में आपको 2 भागों में मिल जाएगी। इसका पहला भाग ये हो जाएगा और इसका दूसरा भाग इसके बाद आ जाएगा और प्रयास करूंगा कि मैं एक ही क्लास में पूरा आपको समेट करके कर दूं। तो राष्ट्रपति की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं। हमारे भारत देश में एक बहुत ही खास पद है जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मतलब है इस देश का मुखिया। राष्ट्रपति का मतलब है इस देश का राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्रपति के पास कैसी पावर है? क्या राष्ट्रपति सारी पावर अपने पास ही रखता है? क्या राष्ट्रपति के पास केवल देखने में पावर है? पावर वास्तव में किसी और के पास है? क्या राष्ट्रपति के पास अप्रत्यक्ष पावर है तो कैसे है? इन सारी चीजों पे हम लोग पड़ताल करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो आप क्या बोलेंगे? ये जो राष्ट्रपति होता है ना, इसे क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत देश का मुखिया है। क्या बोला जाएगा? तो राष्ट्रपति है, इसे क्या बोला जाएगा? ये भारत देश का मुखिया होता है। मुखिया का मतलब क्या है कि देश के अंदर जो भी कानून लागू होगा संघ के द्वारा वो सब राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। मुखिया का मतलब क्या हो गया कि संघ के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो सब के सब द्वारा राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। संघ में कोई भी कानून अगर बनेगा, संसद कोई भी कानून बनाएगी, उस पर अंत में राष्ट्रपति ही साइन करे। देश का सर्वोसर्वा कौन है? राष्ट्रपति है। उसका क्या बुलाता है? राष्ट्रपति जो होता है ये हमारे भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है हमारे भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब क्या होता है? अगर भारत देश किसी अन्य देश के साथ कोई संधि करता है, कोई समझौता करता है, कुछ क्रय और विक्रय करता है, वो सारा का सारा काम राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। यानी राष्ट्रपति न केवल देश के अंदर सारे काम को लागू करता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर भी अगर भारत कोई संधि करेगा, कोई समझौता करेगा तो ये हमारे यहाँ राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। ये देश का मुखिया है, देश का राष्ट्राध्यक्ष है। जो व्यक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है ये तीनों सेनाओं का, यहाँ तीनों सेना का मतलब क्या है? जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। अब आप अलग अलग किताबों में देखेंगे तो सेनापतियों कहीं की कमांडर लिखा रहेगा, कहीं प्रमुख लिखा रहेगा, सबका एक ही मतलब है। तो आप क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति जो होता है ये तीनों सेनाओं का क्या होता है? ये तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। ध्यान समझिए, राष्ट्राध्यक्ष होता है, देश का मुखिया होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। इसके अलावा इसे हमारे भारत देश का प्रथम नागरिक कह के भी संबोधित किया जाता है। अब यहाँ प्रथम नागरिक कहने का मतलब ये नहीं है कि भारत देश में, इसका ये मतलब नहीं है कि सबका एक नंबर है। देखिए, राष्ट्रपति को भारत में प्रथम नागरिक कहे जाने का मतलब एक सिंबॉलिक होता है, एक प्रतीकात्मक इसका अर्थ निकलता है। प्रतीकात्मक अर्थ क्या निकलता है कि देश में होल एंड सोल प्रमुख और पहला व्यक्ति राष्ट्रपति है। अगर भारत देश में कोई चीज एक है, एक ही कोई चीज है और उसका हकदार भारत में कौन होगा? तो उसका पहला हकदार राष्ट्रपति होगा। जैसे अभी भारत में एक इंजेक्शन बने जिससे कि लगाने पे व्यक्ति अमर हो जाएगा और एक ही इंजेक्शन है, एक ही व्यक्ति को लग सकता है, तो किसको लगेगा? राष्ट्रपति को लगेगा, क्योंकि देश का पहला नागरिक है, देश का मुखिया है, देश का राष्ट्राध्यक्ष है। ये प्रथम नागरिक वाला बहुत पूछा जाता है। कभी आप नहीं सोचेंगे कि प्रथम नागरिक का मतलब सबका एक नंबर है, हमारा आपका 36 करोड़ के बाद नंबर आएगा, ऐसा नहीं, कोई नंबर नहीं है। एक तरीके का सिंबल है ये कि राष्ट्रपति जो है वो देश का पहला नागरिक है। ठीक, फिर क्या बोलेंगे? जो राष्ट्रपति होता है वो जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय नहीं, जितने हमारे भारत देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं ये सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। कुलपति नहीं, कुलाधिपति यानी चांसलर होता है। आसान भाषा में कहूं तो सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल होता है, लेकिन शुद्ध शब्द का है कुलाधिपति होता है।
तो राष्ट्रपति देश का मुखिया है, देश का राष्ट्राध्यक्ष है, तीनों सेनाओं का सेनापति है, प्रथम नागरिक है और सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या होता है, कुलपति होता है। कई बार तो प्रथम नागरिक वाला क्वेश्चन यही से पूछ लिया जाता है। इन सारे शब्दों का मतलब होता है। फिर देखेंगे, अगर आप भारत देश में राष्ट्रपति का मूल्यांकन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है ये हमारे यहाँ कार्यपालिका प्रमुख होता है। क्या होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं भारत देश में, ये कार्यपालिका प्रमुख होता है। कार्यपालिका प्रमुख का क्या मतलब होता है कि देश में जो कुछ भी काम होता है सब राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। संसद के द्वारा जो भी काम होगा, देश में जो भी काम होगा वो इन्हीं के नाम से किया जाएगा। हाँ, ये अलग मुद्दा है कि कार्यपालिका प्रमुख ये होते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। इसको भी हम आगे सीखेंगे कि प्रत्यक्ष कार्यपालिका प्रमुख कौन है, यानी कार्यपालिका शक्ति इनमें पाई तो जाती है लेकिन डायरेक्ट नहीं पाई जाती, इनडायरेक्ट पाई जाती है। उसको अभी हम आगे और सीखने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो कार्यपालिका क्या होता है, प्रमुख होता है। इसके अलावा क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है ये काफी हद तक, राष्ट्रपति जो है ये काफी हद तक, पूरा पूरा नहीं लेकिन आप क्या बोलेंगे, ये काफी हद तक इंग्लैंड के, ये काफी हद तक इंग्लैंड के महाराजा, इंग्लैंड के महाराजा या इंग्लैंड के शासक से प्रेरित है। कि किससे प्रेरित है, इंग्लैंड के शासक से प्रेरित है। यानी जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है आज, वैसे हालांकि पूरा अंतर है, पूरे समानता दोनों में नहीं है। ब्रिटेन का जो शासक है, जो वर्तमान में वहां के राजा महाराजा हैं, उनका चुनाव नहीं होता, उनका पद वंशानुगत है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन फिर भी जैसे कमोबेश स्थिति इंग्लैंड में आज राजा रानी की है, वैसे कमोबेश स्थिति भारत में राष्ट्रपति की है। भारत में कोई विधि लोकसभा से पास होती है, कोई विधेयक लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा और फिर उस पर कौन साइन करता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं। इंग्लैंड में क्या होता है, कोई विधि हाउस ऑफ लॉर्ड से पास होती है, हाउस ऑफ कॉमन से पास होती है और फिर तो वहां के महाराजा महारानी साइन करते हैं। ठीक, और सबसे मेन बात क्या याद करेंगे, हमारे जो राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है उसके पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति पाई जाती है, वो प्रत्यक्ष कार्यपालिका प्रमुख होता है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति बनता है वास्तव में शक्ति उसके पास नहीं होती, देखने में शक्ति उसके पास होती है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के पास होती है। कैसे होती है, अब हम आगे इसको सीखने का काम करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के बारे में अगर कभी हमसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भारत देश में जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है वो देश का मुखिया होता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, पहला नागरिक होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है इनडायरेक्ट रूप से, और काफी हद तक इंग्लैंड के शासक के समान इसका पद माना जाता है वर्तमान स्थिति में। अगर आप राष्ट्रपति के बारे में इनके तथ्यों को जानने का पड़ताल करेंगे तो आपको आर्टिकल 52 से इसको पढ़ना शुरू करना पड़ता है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो पहले हेडिंग हम क्या बनाएंगे, अनुच्छेद 52। पहले हेडिंग क्या बनाएंगे, अनुच्छेद 52। आइए देखते हैं आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 52 जो है मेरे भाई, ये राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। कभी पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान किया गया है ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। कहाँ किया गया है, ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। आइए देखते हैं। देखिए 52 में क्या बोला गया, 52 में बोला गया है कि भारत में एक, 52 में बोला गया है भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। क्या बोला गया है, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। यानी अगर कभी आपसे कोई पूछे कि ये बताइए राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आप क्या बोलेंगे, आर्टिकल 52 साफ साफ कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। बहुत आसान से पद है। और बहुत सारे बच्चे, अभी जो अगला मैं आपको समझाऊंगा कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, वही राष्ट्रपति को समझने की पूरी आत्मा है। अगर आप आर्टिकल 52-53 को मिला करके राष्ट्रपति कैसे फंक्शन करता है अगर आप ये समझ जाएं तो आपको कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 52 में क्या बोला गया, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। फिर देखिए अगला क्या है, अगला है अनुच्छेद 53। अगला क्या है, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 बताता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में, और हमको यही 52 और 53 मिला के क्या करना है, राष्ट्रपति की स्थिति को जानने का प्रयास भी करना है। आइए देखते हैं क्या इसमें बोला गया है। देखिए बहुत ध्यान से, 53 में क्या बोला गया, 53 में बोला गया कि
समस्त कार्यपालिका शक्ति, 53 में बोला गया कि समस्त कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या होता है? कार्य करने की शक्ति, यानी भारत में जो कुछ भी काम होगा, कार्यपालिका कार्य करने की शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। क्या बोला गया? समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में होगी। आर्टिकल 53 को अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लगेगा कि भारत देश में सारा काम कौन करता है? भारत देश में सारा काम राष्ट्रपति करता है, सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। यानी अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 53 को यहां तक पढ़े तो उसे क्या लगेगा कि भारत देश में सारी पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन नहीं। फिर क्या बोला गया? भारत में समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग, क्या बोला गया? लेकिन इस शक्ति का, जो कार्यपालिका शक्ति इनके पास है, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करता है? तो कई बार इसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं से करता है, और कई बार इसका प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ के माध्यम से करता है। अब इसके अधीनस्थ कौन है ये यहाँ पे नहीं बताया गया। यानी आप आर्टिकल 52 को मिलाइए, आप आर्टिकल 52-53 को मिलाइए तो क्या कहा गया? भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति के पास सारी कार्यपालिका शक्ति होगी, सारा काम राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन कई बार स्वयं करेंगे और कई बार अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेंगे। जैसे आपके घर में निमंत्रण आपके बाबा जी के नाम से आता होगा, लेकिन बाबा जी निमंत्रण खाने हर जगह तो जाते नहीं होंगे या कहीं नहीं जाते होंगे, उनके बिहाफ में हम और आप लोग निमंत्रण खाने चले जाते हैं। तो बाबा स्वयं निमंत्रण खाने नहीं गए, बाबा अपने अधीनस्थ के रूप में हमको आपको क्या किए? निमंत्रण खाने भेज दिए। तो ठीक वैसे सारा का सारा काम करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति ये काम खुद नहीं करता, अपने अधीनस्थ के माध्यम से करता है। अब ये अधीनस्थ कौन है राष्ट्रपति का, ये यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया। ये कहाँ बताया गया? ये डिस्क्राइब किया आर्टिकल 74 में। ध्यान समझेंगे। अब हमको क्या सीखना है? हमको सीखना है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में। आपसे कोई पूछेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई पूछेगा ये बताइए भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कैसी है? क्या राष्ट्रपति के पास वास्तविक पावर है, या राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की पावर है, या कैसी पावर है भारत देश में? हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और अगला 2 मिनट अगर आप मेरे साथ सीख पाए तो समझिए आप बहुत शानदार चीज सीख पाएंगे कि भारत देश में जो राष्ट्रपति बनता है वो कैसे अपने आप में इस चीज को क्या करता है? फंक्शन करता है। आइए देखते हैं। ठीक, बहुत ध्यान समझेंगे। अब जो मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ध्यान से आपको सीखना है, ताकि क्या कहते हैं, कभी भी आपको ये ना लगे यहाँ आप इस तथ्य को नहीं जानते। बहुत कम बच्चे इसको समझ पाते हैं और लोग लगातार कंफ्यूजन में रहते हैं कि राष्ट्रपति के पास कैसी पावर है, राष्ट्रपति के पास कैसी पावर है। तो आप यहाँ से आप सीख जाएंगे कि राष्ट्रपति के पास हमारे यहाँ कैसी पावर पाई जाती है। आइए देखेंगे, बहुत ध्यान से एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो समझेंगे। देखिए, एक हमारे यहाँ कौन सा आर्टिकल है? एक है हमारे यहाँ अनुच्छेद 52। कौन सा आर्टिकल है? एक है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होंगे, यानी राष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ किया गया? आर्टिकल 52 में कहा गया। तो हम लोग क्या जान गए कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होंगे। फिर इसी के साथ में क्या जोड़िए? आर्टिकल 53 को जोड़िए। इसी में है अनुच्छेद 53, और अनुच्छेद 53 को क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि भारत देश में जो कार्यपालिका शक्ति है, यानी जो काम करने की पावर है, भारत देश में जो काम करने की शक्ति है, जो कार्यपालिका पावर है, ये किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। यानी हमारे देश में जो भी काम होगा वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। भारत देश में राष्ट्रपति होंगे और सारे काम करने की पावर किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन ये काम वो अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेंगे। अधीनस्थ को यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया गया। अधीनस्थ कहाँ डिस्क्राइब किया गया? अधीनस्थ बताया गया जब आप पढ़ेंगे संविधान का अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74। देखिए इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि भारत देश में, इसमें बोला गया है कि भारत देश में एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या बोला गया? कहा गया भारत देश में, भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी मंत्रियों का एक समूह होगा। भारत देश में एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का क्या काम होगा? ये मंत्रिपरिषद जो है ये राष्ट्रपति को सलाह दिया करेगी। क्या कहा गया है? भारत देश में एक मंत्रिपरिषद होगी जो क्या करेगी? जो राष्ट्रपति को सलाह देगी। अब आप इन तीनों आर्टिकल को एक बार में क्या करिए? समेटिए, तीनों को मिलाइए। भारत देश में एक राष्ट्रपति हैं जो देश का सारा काम करते हैं, लेकिन ये सारा काम वो किससे कहने पे करते हैं? मंत्रिपरिषद के कहने पे करते हैं।
समझ पाए क्या बोल रहा हूं? भारत देश में तीनों को मिलाइए, भारत देश में एक राष्ट्रपति है जिनके पास सारी काम करने की पावर है, लेकिन ये कामों किसके कहने पे करते हैं? मंत्रिपरिषद के कहने पे करते हैं। अब यहां तक मामला ठीक चल रहा था, लेकिन यहां पर कभी ये नहीं कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो काम करने के लिए कहेगी राष्ट्रपति उसको करने के लिए बाध्य है, करने के लिए नहीं बाध्य है। जब तक शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक विचारधारा के थे तब तक तो ठीक था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी के अंदर समाजवादी बनने का वो नशा चढ़ा कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को भी कठपुतली बनाने का प्रयास किया और इंदिरा गांधी ने कहा कि आर्टिकल 74 और 52-53 को मिला के राष्ट्रपति महोदय ये जान लीजिए आप वही काम करेंगे जो हम आपसे करने के लिए कहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा ये बताइए ये कहां लिखा है कि मैं आपकी सलाह मानने के लिए बाध्य हूं? ये कहा गया है कि मैं आपकी सलाह पर काम करूंगा, ठीक है मैं मान रहा हूं, ये कहा गया है कि आपकी सलाह पर काम करेंगे, लेकिन ये कहां कहा गया है कि आपकी सलाह मानने के लिए बाध्य है? मेरा मन करेगा तो आपकी सलाह मानेंगे, मेरा मन करेगा आपकी सलाह क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कैसे नहीं मानोगे? इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी गई और उन्होंने संविधान में संशोधन किया। कौन सा वाला? उन्होंने संविधान में संशोधन किया इसे कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा किया उन्होंने? किया 42वां संविधान संशोधन 1976। और इंदिरा गांधी ने जाकर के संविधान में सीधा प्रावधान कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया मंत्रिपरिषद की सलाह का, उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। यानी इंदिरा गांधी ने सीधे तानाशाही करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति को कठपुतली बना दिया। कहा कि अब तो करना पड़ेगा। देखिए 1976 में राष्ट्रपति की स्थिति क्या हो गई? भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, सारा काम राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अपने मन से नहीं करेंगे, मंत्रिपरिषद के कहने पे करेंगे और मंत्रिपरिषद जो कह देगी वो उनको करना पड़ेगा, उन पे साइन करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। अब आप बताइए ये काम करके राष्ट्रपति को कठपुतली बनाया गया कि नहीं बनाया गया? और किसी लोकतांत्रिक देश में, किसी संवैधानिक देश में देश के मुखिया को, देश के राष्ट्राध्यक्ष को इस कदर बांध देना, रबर स्टाम्प बना देना लोकतांत्रिक मूल्यों के सरासर खिलाफ है। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। फिर इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, ये इमरजेंसी का दौर था, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। इंदिरा गांधी की सरकार जाने के बाद जो अगली सरकार आई हमारे यहाँ, उसने किया संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1976, ये किया 1978। ये किसने किया? ये किया गया मोरारजी देसाई सरकार के समय। मोरारजी देसाई ने कहा कि राष्ट्रपति को ऐसा बांधना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह को, उन्होंने कहा, प्रावधान किया, कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है। कितनी बार? पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है। अब देखिए इंदिरा गांधी ने क्या बोल दिया था? कहा था कि जो कह देंगे वो क्या होगा, साइन करना पड़ेगा। लेकिन मोरारजी देसाई ने क्या प्रावधान कर दिया? कहा कि एक बार वापस कर सकता है। उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, लिबरल किया। कहा अगर मंत्रिपरिषद कोई काम करने के लिए कहेगी तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे एक बार वापस कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन मान लीजिए, मैं इसको यहां लिख दे रहा है से, इन्होंने कहा मान लीजिए दोबारा एक बार वापस कर दिए, मान लीजिए दोबारा वही सलाह संशोधन सहित, मैं भी आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा। माना दोबारा वही सलाह संशोधन सहित या रहित भेजी जाए, यानी संशोधन करके या बिना संशोधन के, या संशोधन रहित भेजी जाए, तब राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे। क्या बोला? तब राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको अब इन्हीं चीजों को मिला करके एक बार में सीख लेना है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कैसे फंक्शन करता है। इतना सीखने के बाद राष्ट्रपति से जो भी क्वेश्चन इसकी संवैधानिक स्थिति से बनेगा सब आप कर ले जाएंगे। देखिए बहुत ध्यान से क्या समझा रहा।
आज क्या प्रावधान कर दिया गया है, आज बोल दिया गया है, मिला के पढ़िए, कहा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, सारा काम राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति ये काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। जो सलाह मंत्रिपरिषद देगी या तो उसे मान लेंगे और नहीं पसंद आया तो एक बार वापस कर सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर वही सलाह उनके पास भेज दिया जाए तो साइन करने के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। अब ध्यान समझिए, मान लीजिए कि आप या मैं भारत देश में राष्ट्रपति हूं और हमसे मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम कर दीजिए, और मेरे पास दो ऑप्शन है आज, या तो मैं साइन कर दूंगा, हाँ बोल दूंगा, या तो मैं उनकी सलाह को एक बार वापस कर सकता हूं कि फिर इस पे क्या करिए, चेक करिए। लेकिन मेरे वापस भेजने के बाद अगर बिना कोई संशोधन किए वही सलाह फिर से मेरे पास भेज दिया जाए तो मैं साइन करने के लिए क्या हो जाऊंगा, बाध्य हो जाऊंगा। तो कोई भी समझदार प्रधानमंत्री जिसको ये पता हो कि मेरे द्वारा वापस करने पर अगर वही सलाह फिर से भेज दिया गया तो मुझे साइन करना पड़ेगा, तो क्या कोई भी समझदार राष्ट्रपति विधेयक प्रस्ताव को, सलाह को वापस करेगा? कभी नहीं करेगा वो। जैसे आपसे आप मम्मी के पास गए, मम्मी आई और पूछी कि बेटा आज क्या खाओगे, आपने कहा मम्मी पनीर बना दो, मम्मी ने शाम को नेनुआ बना दिया। फिर मम्मी आ जाई, पूछी बेटा क्या खाओगे, आपने कहा मशरूम बना दो, मम्मी ने फिर नेनुआ बना दिया। मम्मी आई, फिर पूछी बेटा आज क्या खाओगे, कहा मम्मी राजमा छोला बना दो, मम्मी ने फिर नेनुआ बना दिया। मम्मी फिर आई, एक दिन पूछी बेटा क्या खाओगे, आप क्या कहोगे, जो मन हो वही क्या करिए, बना दीजिए। आप ये जान गए कि मेरी मर्जी का कोई महत्व नहीं है, बनेगा वही जो मम्मी बनाएंगी। राष्ट्रपति विधेयक को वापस कर सकता है, सॉरी सलाह को वापस कर सकता है, लेकिन वो ये जान रहा है अगर दोबारा मेरे पास भेज दिया गया तो मुझको साइन करना पड़ेगा। तो क्या कोई समझदार राष्ट्रपति कभी वापस करेगा बेइज्जती करवाने के लिए? कभी नहीं करेगा। अब इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, इसको देख करके आप ये सीख गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि भैया हमारे भारत देश में सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन सारा काम उनसे कौन करवाता है? सारा काम उनसे हमारे यहाँ संघ की मंत्रिपरिषद करवाती है। अब मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, तो आप ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री करवाते हैं। तो इसको मिला के आप क्या समझे? आप समझे कि हमारे भारत देश में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है, आपने क्या सीखा? हमारे भारत देश में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है, ये जो सही काम करता है वो कौन करता है? वो है मंत्रिपरिषद। इसी का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें पाई जाती है? मंत्रिपरिषद में पाई जाती है। लेकिन देखने में या नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें पाई जाती है? तो देखने में या नाम मात्र की जो कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ये राष्ट्रपति में पाई जाती है। एक बार जरा सब लोग कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में कि क्या आप ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख तो है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से है। डायरेक्ट रूप में कौन होता है? हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद होती है। एक बार फिर से बता रहा, देखिए एक एग्जांपल से बता दूंगा तो आप और समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा उत्तर प्रदेश नाम का राज्य है और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का पद कार्यकाल समाप्त हो गया। यूपी में किसकी नियुक्ति करना है? यूपी में राज्यपाल की नियुक्ति करना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति कोई काम अपने मन से नहीं करता। राष्ट्रपति कोई काम अपने मन से नहीं करेगा, ये वही करेगा जो मंत्रिपरिषद कहेगी। मैं कहूं राष्ट्रपति सेना को युद्ध करने का आदेश देते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करते हैं। जितना भी काम मैं बोलूंगा उसमें आप ये दोबारा मत दिमाग में लाइएगा कि अपने मन से करते हैं। ये हर चीज में छिपा हुआ है। किसके कहने पे करेंगे? मंत्रिपरिषद के कहने पे करेंगे। संविधान ने कह दिया कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, उनके पास सारी कार्यपालिका शक्ति होगी, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे और मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस कर सकते हैं, लेकिन दोबारा वही सलाह भेजे जाने पे साइन करने के लिए बाध्य हो जाए। तो आज के बाद कोई भी काम अगर मैं या कोई आपसे कहे कि फलाना काम ढिमकाना काम राष्ट्रपति करते हैं, तो आप क्या जानेंगे? ये काम वो किसके कहने पे करते हैं? ये काम वो मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री कहने पे करते हैं। दोबारा कभी बात दिमाग पर लाइएगा ही नहीं। हाँ, एक दो काम ऐसा है जो राष्ट्रपति अपने मन से करता है, लेकिन वो भी इसलिए करता है क्योंकि तब मंत्रिपरिषद अस्तित्व में नहीं होती। तो जब भी कोई काम आपसे कहा जाए राष्ट्रपति
निर्वाचन आयोग के, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं। जो भी काम राष्ट्रपति का कहा जाएगा, आप क्या जानेंगे, हर काम किससे कहने पे कर रहे हैं, हर काम मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के कहने पे करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करना है और क्या बोला गया है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, वो नियुक्ति करेगा। अब राष्ट्रपति ने कहा कि हम अविनाश त्रिपाठी को राज्यपाल बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो मंत्रिपरिषद है संघ में, जो जितने मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ने कहा काम करिए, आप ए नाम के व्यक्ति को क्या करिए, यूपी का राज्यपाल बना दीजिए। अब ये सलाह किसके पास गई, राष्ट्रपति के पास गई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि ए नाम के व्यक्ति को यूपी का क्या बना दीजिए, राज्यपाल बना दीजिए। अब राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, आप सीधे इस पे क्या करे, साइन कर दे, साइन करेगा तो ए यूपी का क्या हो गया, राज्यपाल हो गया। राष्ट्रपति को नहीं पसंद आया तो क्या कर सकता है, ये प्रस्ताव को एक बार फिर से वापस कर देगा, फिर से मंत्रिपरिषद के बाद भेजा, कहा ए व्यक्ति मुझको सही नहीं लग रहा। अब मंत्रिपरिषद के पास दो ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद चाहे तो यही ए नाम फिर से इनके पास भेज दे और चाहे तो संशोधन करके बी नाम इनके पास भेज दे। ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित भेजे जाने पर बाध्य हो जाएंगे। तो अगर संशोधन करेगा तो बी का नाम भेज देगा, नहीं संशोधन करेगा तो ए का ही नाम भेज देगा। अब जैसे दोबारा भेजा जाएगा, अब उनको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि बी का नाम आ गया तो फिर से एक बार वापस कर सकते हैं, नहीं। एक बार वापस करने के बाद जब दोबारा भेजा गया, चाहे वही सलाह भेज दिया जाए चाहे बदल के भेज दिया जाए, तो साइन करने के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें पाई जाती है, मंत्रिपरिषद में पाई जाती है। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें पाई जाती है, राष्ट्रपति में पाई जाती है। तो उम्मीद है आप खूब अच्छे समझ पाए होंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास सारी कार्यपालिका शक्ति होती है और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के कहने पे करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, दो आर्टिकल हो गया 52 और 53। अगला हम लोग चलते हैं, अगला है अनुच्छेद 54। अगला कौन सा है, अगला है आर्टिकल 54 या अनुच्छेद 54। इसमें ये बताया गया है कि भारत देश में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। ये निर्वाचक मंडल क्या होता है मैं समझा रहा, इसमें क्या बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। राष्ट्रपति, अब देखिए किसी भी चुनाव में जिन लोगों के द्वारा वोट दिया जाता है, किसी भी चुनाव में जो लोग वोट देते हैं उन्हीं का समूह क्या कहलाता है, निर्वाचक मंडल कहलाता है। तो आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करेगा, क्या बोला गया इसमें, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। निर्वाचक मंडल क्या है, तो मतदाताओं का समूह है कि कौन कौन इनके चुनाव में मतदान करेगा, कौन कौन मतदान करेगा, इसे क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल कहते हैं। ठीक, कई बार सीधे जनता मतदान करती है तो उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन, और कई बार जनता मतदान नहीं करती उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करेगा ये कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 54 में बताया गया है। यही उनके मतदाताओं का क्या समूह है, निर्वाचक मंडल। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, दो क्वेश्चन में एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में ये कम पूछा जाता है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। हाँ समझेंगे, ये कम पूछा जाता है निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। ये ज्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन नहीं शामिल है। कौन कौन शामिल है कम पूछा जाता है, कौन कौन नहीं शामिल है ये ज्यादा पूछा जाता है। और अच्छी परीक्षा में भी पूछता है कि जो नहीं शामिल है वो क्यों नहीं शामिल है। तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा। देखिए, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कौन कौन मतदान करेगा, आप कहेंगे हमारे यहाँ संसद का मतलब क्या हो गया, संसद मतलब हो गया कि मैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात कर रहा हूं। संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के ऐसे लोग मतदान करते हैं जो चुनाव जीत करके आए रहते हैं, मनोनीत लोग मतदान नहीं करते। संसद के ऐसे मेंबर जो चुनाव जीत करके गए रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, मतदान करते हैं। तो कौन मतदान नहीं करता, आप कहेंगे संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें मतदान करने का काम नहीं करते, मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते।
क्यों नहीं करते, ये समझने वाली बात है। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक लोकसभा में राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था, और राज्यसभा में 12 ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो साहित्य में, कला में, मानव सेवा में बहुत अच्छा काम किए हो। लेकिन अब जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था उस पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो ये लोग मतदान नहीं करते, क्यों मनोनीत नहीं करते? जैसे मैं राष्ट्रपति हूं और मैंने आपको राज्यसभा में मनोनीत किया है और मैं चुनाव लड़ रहा हूं फिर से राष्ट्रपति का, तो मामला बायस हो जाएगा कि नहीं बायस हो जाएगा? देखिए जो लोग चुनाव जीत करके आए हैं उनके ऊपर तो राष्ट्रपति का कोई दबाव नहीं होगा, लेकिन जिन मेंबरों को बिना चुनाव के राष्ट्रपति ने ही मनोनीत किया है वो चुनाव में राष्ट्रपति की ओर बायस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसीलिए मनोनीत मेंबर को निर्वाचन का अधिकार नहीं दिया गया, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते। समझ पाए? फिर देखिए फिर क्या बोला गया, हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, देखिए यहाँ विधानमंडल नहीं बोल रहा, अगर विधानमंडल बोलता तो विधानसभा विधान परिषद दोनों आ जाती। यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे यहाँ राज्यों की जो विधानसभा होती है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित मेंबर क्या करते हैं, मतदान करते हैं। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित मतदान करते हैं, तो कौन मतदान नहीं करता? तो आप कहेंगे भारत में जो राज्य है, राज्य की जो विधानसभा है, भारत में राज्य की विधानसभा के मनोनीत सदस्य ये मतदान नहीं करते। अब क्यों ये मतदान नहीं करते? देखिए बहुत ध्यान से, विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? जैसे संघ में राष्ट्रपति करते हैं वैसे राज्यों में राज्यपाल करते हैं। देखिए समझिए बहुत ध्यान से, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है और राज्यपाल विधानसभा में मेंबर को मनोनीत करता है। ऐसे समझिए, राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति ने एक व्यक्ति को यूपी में क्या बना दिया, राज्यपाल बना दिया, और राज्यपाल ने क्या किया, विधानसभा में एक व्यक्ति को क्या कर दिया, सदस्य बना दिया। तो राष्ट्रपति राज्यपाल पे दबाव बना सकता है और राज्यपाल इस मेंबर पे दबाव बना सकता है। गणित आप लोग पढ़ते हैं ना, A बराबर B और B बराबर C, तो A बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा क्या कहते हैं नियुक्त किया गया रहता है, और वही राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों को मनोनीत करता था। इसीलिए इस पर रोक लगा दी, भी मतदान नहीं करेंगे, यहां भी मामला बहस हो जाएगा। हालांकि 104वें संविधान संशोधन से विधानसभा में भी आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर रोक लगा दिया गया है। फिर देखिए बहुत ध्यान से, राज्यों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य की विधान परिषद, क्या कहेंगे आप, कहेंगे राज्य की विधान परिषद के सभी सदस्य मतदान नहीं करते। यहां सभी का मतलब क्या हो गया, चाहे निर्वाचित होंगे चाहे मनोनीत होंगे। राज्यों की विधानसभा का तो निर्वाचित लोग मतदान करते हैं, लेकिन राज्यों की विधान परिषद का कोई मेंबर नहीं मतदान करता। क्यों मतदान नहीं करता? क्योंकि हमारे यहाँ विधान परिषद अभी केवल 6 राज्यों में है, बाकी जगह विधान परिषद नहीं है। तो अगर आप विधान परिषद के लोगों से भी वोट डलवाएंगे, जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब जहां 22 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है किंतु विधान परिषद नहीं है, वहां की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। या तो आप सभी राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान कर दीजिए, तब विधान परिषद को मेंबर को डलवाइए। तो विधान परिषद का कोई मेंबर मतदान नहीं करता, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। राज्य की विधानसभा के मनोनीत लोग मतदान नहीं करते, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत लोग मतदान नहीं करते। आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी कितने राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में है, उन 6 राज्यों का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर देखिए अगला कौन मतदान करता है, अगला कहेंगे हमारे यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से? एक का नाम है जम्मू कश्मीर, एक का नाम है दिल्ली, एक का क्या नाम है, एक का नाम है दिल्ली और एक का नाम है पौंडीचेरी। क्या नाम है? दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली व पौंडीचेरी। जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी नहीं अधिकार मिला है। दिल्ली व पौंडीचेरी की विधानसभा के, दिल्ली व पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये क्या होते हैं, ये मतदान करते हैं। अब भाई 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 में से यही 2, देखिए कहने को तो
विधानसभा जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लोगों ने अभी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं किया। तो दिल्ली और पौंडीचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी विधानसभा के निर्वाचित लोग मतदान करेंगे। तो कौन मतदान नहीं करेगा? तो आप कहेंगे दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के मनोनीत सदस्य ये क्या करेंगे? ये मतदान नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के कोई भी मनोनीत मेंबर मतदान नहीं करता है, कोई भी मनोनीत मेंबर मतदान नहीं करता है। एक बार फिर से देखेंगे कौन कौन मतदान करता है। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन मतदान नहीं करता? संसद यानी लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यों की विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यों की विधान परिषद के सभी सदस्य। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये नहीं मतदान करेंगे। और दिल्ली और पौंडीचेरी की जो भी विधानसभा है, वहां का भी जो व्यक्ति मनोनीत होता है वो भी मतदान करने का काम जो है वो नहीं करता। ठीक, एक बार फिर समझ लेंगे इसको, समझ। अब देखिए एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो दिल्ली और पौंडीचेरी के लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया है ना, ये दिया गया है 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? जो दिल्ली और पौंडीचेरी वाली मतदान करते हैं, ये 70वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि दिल्ली और पौंडीचेरी के लोग क्या करेंगे? मतदान करेंगे। पहले नहीं मतदान करते थे, इसी संशोधन के द्वारा यहाँ पे प्रावधान किया गया विधान। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाओगे। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है कि कौन कौन यहाँ पे मतदान करेगा, यहाँ पे क्या किया गया है बताने का काम किया गया है। ठीक, अब देखेंगे अगला हमको क्या सीखना है। 52 में क्या बोला गया? राष्ट्रपति होंगे। 53 में क्या बोला गया? राष्ट्रपति के पास सारी कार्यपालिका शक्ति होगी। और 54 में क्या बताया गया? उनके चुनाव में कौन कौन मतदान करेगा। अगला देखते आइए, अगला है अनुच्छेद 55। अगला कौन सा है? अगला है अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55। आइए देखते हैं 55 में क्या कहा गया है। ठीक, आज मैं आपको इसी क्लास में राष्ट्रपति से जुड़े सारे तथ्य खबर करा दूंगा जो आपकी परीक्षा में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। देखिए 55 में क्या कहा गया? आर्टिकल 55 में ये कहा गया कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया, रीति बताई गई कि चुनाव कैसे होगा। क्या बताया गया? इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की रीत का मतलब क्या होता है? तरीका। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कौन से तरीके से इनका चुनाव कराया जाएगा। देखिए भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आपको सिर्फ क्या याद करना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक, देखिए बहुत ध्यान से, संविधान में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? संविधान में साफ साफ बोला गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ये होगा अप्रत्यक्ष। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि इसमें जनता मतदान नहीं करेगी, इसमें सांसद और विधायक मतदान करते हैं, वो भी कौन से वाले? जो निर्वाचित होते हैं। फिर क्या बोला गया? इनका चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। क्या बोला गया? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा क्या होगा? इनका चुनाव करवाया जाएगा। फिर क्या बोला गया? इनका चुनाव होगा समानुपातिक मत पद्धति से। कैसे होगा? समानुपातिक मत पद्धति से इनका चुनाव होगा। और क्या बोला गया? इनका जो चुनाव होगा वो होगा कोटा सिस्टम पर। कैसा होगा? इनका चुनाव होगा कोटा सिस्टम पर और कोटा प्रणाली पे होगा, और इनका होगा गुप्त मतदान। कैसा होगा? कोटा सिस्टम पर होगा और क्या होगा? इनका होगा गुप्त मतदान। अब ये क्या है? ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए जो मैं आपको समझा रहा। देखिए कभी भी अगर आपको वनडे एग्जाम देना है या आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स तक देना है तो आप कभी भी इसका मतलब समझने का प्रयास मत करिए। बस आप ये जानिए, और इतना कठिन टर्म है कि आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। जैसे समझिए, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता मतदान नहीं करती, सांसद विधायक मतदान करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कोटा का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसको कम से कम कितना वोट पाना पड़ता है? तो आप कहते हैं कोटा का मतलब होता है उसे कम से कम जितने वोट पड़े होंगे उसके वैध मतों के
आधे से ज्यादा वोट क्या करना होता है, पाना होता है। ये क्या, ये कोटा है। यानी अगर देखिए हमारे यहाँ चुनाव में क्या होता है, लोकसभा में, विधानसभा में या पंचायत चुनाव में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वोट पाए वो जीत जाता है। उसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या बोला गया, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव तब जीतेगा जब जितना वोट पड़ा होगा उसका कितना वोट पाएगा, जब वो उसका आधा वोट पाएगा। जब वो उसका आधा वोट पाएगा तब वो चुनाव क्या होगा, जीतेगा। यानी सबसे ज्यादा वोट पाके आप नहीं जीतेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आधा वोट क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। कितना, आपको आधा वोट क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। ठीक, अभी आपसे कई बार पूछेगा भी तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव का कोटा कितना होता है, तो जितना वोट पड़ेगा उसका आधा आपको क्या करना पड़ेगा, जितना पड़ेगा। फिर कोई पूछे गुप्त मतदान क्या है, कहें गुप्त मतदान का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अंदर जाकर के कौन किसको वोट दे रहा है ये दिखाई नहीं देता। राष्ट्रपति के चुनाव में अंदर जाकर के कौन किसको वोट दे रहा है ये दिखाई नहीं देता। अंदर कोई किसी को भी वोट दे सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आप एक व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं, आपको सबको वोट देना पड़ता है। आपको अपनी पसंद बतानी पड़ती है, ये मेरी पहली पसंद है, ये मेरी दूसरी पसंद, ठीक ना। इस वीडियो का जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं आपको इस चुनाव के तरीकों को खूब अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप इतना क्या जानेंगे, 52 में क्या बोला गया है, एक राष्ट्रपति होंगे। 53 में क्या बोला गया, राष्ट्रपति के पास सारी कार्यपालिका शक्ति होंगी। 54 में क्या बताया गया, उनके चुनाव में कौन कौन वोट देगा। और 55 में क्या बताया गया, उनका चुनाव कैसे कराया जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, अगला 56 में क्या बताया गया, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला क्या है, अगला है अनुच्छेद 56, अगला है आर्टिकल 56। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। यानी आपको 56 से बताएगा कि कोई व्यक्ति अगर भारत में राष्ट्रपति बन जाए तो उसका कार्यकाल कितने साल का होगा। 56 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा। आर्टिकल 56, आइए देखते हैं कितना कार्यकाल होगा। देखिए बहुत ध्यान से, इसमें क्या बोला गया, इसमें बताया गया राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, टेन्योर के बारे में बताया गया। कहीं कहीं किताब में क्या लिखा रहता है, पदावधि भी लिखा रहता है। क्या लिखा है, कहीं कहीं पे कार्यकाल या कहीं कहीं पे पदावधि भी लिखा रहता है, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो संविधान में साफ साफ प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो शपथ ग्रहण से, ये भी याद करेंगे, चुनाव जीतने से नहीं, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक क्या हो सकता है, इनका कार्यकाल हो सकता है। शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक क्या हो सकता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल हो सकता है 5 साल तक। और कब से, जब से चुनाव जीतेंगे नहीं, जब से चुनाव की सूचना की तब से नहीं, जब से ये शपथ ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति के रूप में, वहां से इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा, वहां से जो इनका कार्यकाल है वो 5 साल का होगा। कितना होगा, वहां से इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। अब देखिए इस 5 साल के पहले भी, इस 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। यानी 5 साल के तो आए हैं, लेकिन पहले पद कैसे रिक्त हो सकता है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे दे, अपना त्यागपत्र दे दे तो पद क्या होगा, रिक्त हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो जाए, चुनाव जो चुनाव जीत करके आए हैं, अगर चुनाव रद्द हो जाए तो इनका पद क्या होगा, रिक्त हो जाएगा। और चौथा क्या है, अगर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए, हटाया कैसे जाता है, उन पर महाभियोग लाके, तो क्या बोलेंगे, अगर इनको महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जाए तब भी इनका पद क्या होगा, रिक्त हो जाएगा। तो 5 साल के लिए भले आए हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे, अगर राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो जाए, या राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर क्या कर दिया जाए, इनको पद से हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में 5 साल के पहले भी इनका पद क्या होता है, इनका पद रिक्त हो जाता है। क्या होता है, इनका पद रिक्त हो जाता है। अब देखिए बहुत ध्यान से, यहां से एक नया क्वेश्चन बनेगा कि अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, अपना इस्तीफा ये उपराष्ट्रपति को देने का काम करते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा। कब से 5 साल होगा, तो जब से शपथ ग्रहण करेंगे तब से इनका कार्यकाल कितना होगा, तब से इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। जब से शपथ ग्रहण करेंगे तब से इनका कार्यकाल कितना होगा, तब से लेकर के 5 साल तक इनका कार्यकाल होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि जब भी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है,
जब भी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा दे देगा तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? और आप क्या जवाब देंगे? जब भी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होता है इसकी सूचना तत्काल बिना कोई विलंब किए लोकसभा के अध्यक्ष को देता है या लोकसभा के स्पीकर को देता है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, उसका पद रिक्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर कौन काम करेगा? इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, क्या बोला गया? समझेंगे ध्यान से, क्या बोला गया? अगर कभी भी राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति क्या करता है? उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसको देता है? ये तत्काल इसकी सूचना जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको देगा? ये तत्काल इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अब अगर राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो भैया तत्काल तो इसका चुनाव करवाया नहीं जा सकता, तत्काल तो चुनाव इसका हो नहीं सकता। इसका चुनाव करवाने में क्या होगा? कुछ समय लगेगा। निर्वाचन आयोग क्या करेगा? वो अधिसूचना जारी करेगा, फिर क्या होगा? तो अगर ये त्यागपत्र दे देगा तो इनके स्थान पे कौन काम करेगा? तो आप क्या बोलेंगे? पद रिक्त होने पर इनके सारे पदी कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रपति अगर अपने पद पे नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। आप क्या कहेंगे? पद रिक्त होने पर किसका पद रिक्त हो गया? राष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उनके स्थान पे कौन काम करेगा? उनके स्थान पे काम करेंगे उपराष्ट्रपति। कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति काम करेंगे। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, तब कौन काम करेगा? तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा राष्ट्रपति के रूप में। अगर ये भी नहीं है तो कौन काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ जज होगा वो क्या करेगा? वो इनके रूप में काम करने का काम करेगा। तो इनका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन 5 साल पहले भी अगर इनका पद रिक्त हो गया तो उनके स्थान पे कौन काम करेगा? उनके स्थान पे उपराष्ट्रपति काम करेंगे। वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। वो भी नहीं है तो कौन काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश काम करने का काम करेगा। ठीक। और एक चीज यहां से आप और जानते रहेंगे जो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। कई बार आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो आप जानते रहेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद सदस्यों का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभा, ये चारों चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायत का चुनाव और नगर पालिका का चुनाव, पंचायत का चुनाव और नगर पालिका का चुनाव, ये दोनों चुनाव कौन करवाता है? ये दोनों चुनाव भाई हमारे यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक, चलिए 56 हो गया। अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 57। अगला क्या है? अगला है अनुच्छेद 57। 57 में आपसे ये कहा जाएगा, ये बताइए हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो क्या उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है? बिल्कुल। 57 में क्या बोला गया है? 57 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के पद पर, बोला गया है राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। यानी हमारे यहाँ कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा नहीं प्रावधान है। राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति दोबारा बन सकता है। 2 बार, 3 बार, जब तक चाहे तब तक आप राष्ट्रपति बनते रहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 से ज्यादा बार बन सकते। क्या कोई व्यक्ति बना है? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 2 कार्यकाल तक काम किया है। कब तक काम किए हैं? एक बार कार्य किए थे 1952 से 1957 तक, और फिर कब तक काम किए हैं? 1957 से लेकर और कब तक काम किए हैं? 1962 तक। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 कार्यकाल के रूप में काम किया है। जबकि अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल को, अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, केवल 2 बार। जबकि भारत में कोई व्यक्ति 1 से ज्यादा बार, कितनी भी बार वो चुनाव जीतता रहे और राष्ट्रपति हमारे यहाँ वो क्या हो सकता है? बन सकता है। साथ ही अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल। हमारे यहाँ कार्यकाल कितना होता है? हमारे यहाँ कार्यकाल होता है 5 साल। क्या होता है? 5 साल होता है। समझ पाए? देखिए 2 स्थितियां मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
2022 में भारत में क्या बना? राष्ट्रपति बना। कोई व्यक्ति 2022 में भारत में क्या बना? राष्ट्रपति बना। और राष्ट्रपति बन गया, इसका कार्यकाल कितना होगा? ये 2023 तक काम करेगा। और ये कब तक काम करेगा? ये काम करेगा हमारे यहाँ 2027 तक। क्या हो गया? ये इसका कार्यकाल हो गया। अब नियम क्या कहता है? 2027 में इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति का क्या करा लिया जाए? चुनाव करवा लिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख है। तो राष्ट्रपति के पद को एक सेकंड के लिए खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो ये नियम है कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला हो, उसका कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव करवा लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए जैसे इमरजेंसी चल रही, आपातकाल चल रहा, या कोविड जैसे कोई परिस्थिति चल रही और चुनाव नहीं हो पाया और कार्यकाल पूरा हो गया, तो क्या होगा? ध्यान देंगे, अगर चुनाव नहीं हो पाया तो जो पुराना राष्ट्रपति रहेगा वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कौन नहीं आ जाता? जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। क्या बोलेंगे? अगर कार्यकाल पूरा होने के बाद नया राष्ट्रपति नहीं आया है तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ पाता। और उसे क्या बोला जाएगा? कहा जाएगा कि ये व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। यानी पहली बात तो कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव करवा लेना चाहिए। अगर चुनाव नहीं हो पाया तो राष्ट्रपति अपने पद पे तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता रहेगा। दूसरा, मान लीजिए कि कार्यकाल नहीं पूरा हुआ और 2025 में क्या हुआ? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। रिक्त कैसे हो सकता है? राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति क्या कहते हैं हटा दिया जाए। अगर 2025 में किसी तरीके से उनका पद रिक्त हो गया, तब क्या हो गया? तब उनके स्थान पे कौन आपके काम करता है? तब उनके स्थान पे आकर के उपराष्ट्रपति काम करेगा। उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो कौन काम करेगा? मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो कौन काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश काम करेगा। और कब तक काम करेगा? जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। उस दौरान उपराष्ट्रपति को क्या बोला जाएगा? अभी उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब ये काम करेगा उपराष्ट्रपति, तो ये वेतन, भत्ता, प्रोटोकॉल सब कुछ वही पाएगा जो किसका होता है? जो राष्ट्रपति का होता है। ये राष्ट्रपति भवन में रहेगा। यानी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो उसकी पूरी पावर किसकी हो जाती है? राष्ट्रपति वाली हो जाती है। तो अगर कार्यकाल पूरा हो गया, चुनाव नहीं हो पाया, तो राष्ट्रपति ही काम करता रहेगा। और अगर कार्यकाल पूरा होने के पहले पद रिक्त हुआ है तो उपराष्ट्रपति आके उनके पद पे बैठ जाएगा और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और वो सभी सुविधाएं प्राप्त करेगा, वेतन भत्ता प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति को मिलता है। तो राष्ट्रपति के पहले सेशन में मैंने आपको आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57 यहाँ तक की बात मैंने आपको समझा दिया है। राष्ट्रपति के अगले सेशन में हम लोग आर्टिकल 58 यानी राष्ट्रपति के पद की योग्यता से शुरू करेंगे और आर्टिकल 62 तक चलेंगे। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगले सेशन में यहीं से आगे शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।